नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति से संबंधित बहुत से सूत्र जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, टेबल बनाने और बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, उसका अध्ययन मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको करवा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए वो वीडियो। आज हम त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में मुख्यतः सर्व समीकरण 3 होती है। आपके 9th और 10th में आई हुई 3 है, लेकिन इन 3 से कई प्रकार की सर्व समीकरण बन जाती है। तभी बच्चे कहते हैं सर 3 नहीं है, 9 है, 12 है, 15 है। तो वो मैं आज आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपके भविष्य में कभी भी त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, जरूर देखें। त्रिकोणमिति की सबसे पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये याद कर लेनी है। ये सर्व समीकरण आपको याद कर लेनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका उपयोग कैसे होगा वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि अगर आपके आ गया कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर क्या होगा इसका मान। तो आप देखिए, आपको मैंने कल त्रिकोणमिति की टेबल बताई थी त्रिकोणमिति अनुपातों की। तो उसमें मैंने 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान बताया। 25 का तो नहीं बताया था। तो फिर इसको कैसे करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर 25, यहाँ पर 25 है, दोनों जगह आप थीटा है सेम है, तो इसका मान आप 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार ये सर्व समीकरण आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये कंपटीशन में देख लो, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको ये एक इतने याद कर लेनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको याद रख लेनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अब इससे और कैसे बना सकते हैं। तो आप कोस स्क्वायर का पक्षांतरण कर दें, यानी बराबर के चिन्ह से इस साइड में ले जाएं। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा, ये दूसरी बन गई। अगर आपको कहीं पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसलिए इनका उपयोग होता है। मतलब यहाँ पर मैं या लगा देता हूँ। अब इसी प्रकार अगर कोस स्क्वायर थीटा को हम इस साइड में रख लेते हैं तो साइन स्क्वायर को आप बराबर से इधर भेजोगे तो ये प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक ही सर्व समीकरण से ये 2 और आ गई। इसी प्रकार अगर आप इसको लिख दें, सीधा साइन थीटा लिख दें, साइन थीटा, तो इधर क्या था, वर्ग। हमने वर्ग नहीं लिखा था, इधर वर्गमूल लगा दें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब इधर वर्ग हट के इस साइड में क्या लग गया, वर्गमूल। इस एक से यहाँ रही एक सर्व समीकरण से ये भी बन गई। अब इसी प्रकार या लगा के आप कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस से साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, अगर आपको ये एक सर्व समीकरण याद है तो इस एक से आप ये चारों बना सकते हो। इसको कैसे याद करना है उसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, आप देखते रहिए। इसके बाद में दूसरी सर्व समीकरण जो आपको याद करनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मुख्य सर्व समीकरण होती है। इसको आपको याद कर लेना है। ये याद कर लोगे तो इससे भी इसी प्रकार इससे भी 4 सर्व समीकरण और बन जाएगी। कैसे, सबसे पहले या लगा के मैं लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये टेन किसका है, टेन स्क्वायर, माइनस का बराबर सीधा जाए किसका हो जाएगा, प्लस का। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, आपके जरूर समझ में आएगा।
सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर यहीं पर मैं अगर इसको सेक थीटा लिख दूं तो ये वर्गमूल का चिन्ह, ये वर्ग है, वर्ग का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और वर्ग का चिन्ह हटके इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो ये आपकी अगली सर्व समीकरण बन गई। इसका मतलब सेक थीटा को आप √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इस टेन को इधर ले जाऊं तो ये माइनस का था, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और एक इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी ये इस प्रकार बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, मिस्टेक कर देते हैं। इसमें आप ध्यान रखना कि टेन स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, न कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यानपूर्वक देखिए, टेन इधर जा रहा है तो ये प्लस का हो गया, और 1 इधर आएगा तो माइनस का। तो 1 को माइनस का रखना है, सेक स्क्वायर को प्लस का रखना है। इसी प्रकार इससे क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर √ लग जाएगा। ये एक नियम होता है कि अगर वर्ग हटा रहे हो तो दूसरी साइड में वर्गमूल लगेगा। इसको आप ध्यान रखें। ये हमारी दूसरी सर्व समीकरण हो गई। मैंने कहा था 3 सर्व समीकरण जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं तीसरी सर्व समीकरण आपको बता देता हूँ कि तीसरी सर्व समीकरण जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6। तो उसमें से 4 तो आ गए, साइन कोस सेक टेन। तो बच गए कौन से, कोसेक और कोट। तो उन दोनों से बनेगी। तो इसमें आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी ये आपकी अगली सर्व समीकरण जो मुख्य सर्व समीकरण है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, याद लगा के, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट इधर जाए किसका हो गया, प्लस का। इसी प्रकार कोसेक किसके बराबर हो जाएगा, फिर कोसेक स्क्वायर है ये तो, यानी वर्ग है, इसका वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट में भी वही बात, टेन वाली बात, कोट को इधर भेजो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कोट स्क्वायर थीटा, 1 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको भी हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर वर्गमूल या √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देखिए, इन 3 सर्व समीकरणों से ये 4 और आ गई, यानी टोटल आपकी 5 हो गई। 15 सर्व समीकरण आपकी बहुत ही आसानी से हो गई। सिर्फ आपको 3 सर्व समीकरण याद रखनी है, फिर उनका क्या करना है, पक्षांतरण। अगर आप आसानी से, पक्षांतरण में क्या होता है, ये रूल होता है कि जो चिन्ह होता है, जैसे प्लस का है तो पक्षांतरण करने वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, और वर्ग है तो अगर आप वर्ग हटा रहे हो तो दूसरी साइड में आपको वर्गमूल लगाना होगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, लेकिन इनसे तो आ जाएगी, लेकिन हमें इन तीनों की कोई ट्रिक बताइए जिससे कि हमें ये तीनों सर्व समीकरण याद हो जाए। तो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे कि हमारे भारत के अंदर जातियों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये आपको पता होगा अच्छी तरीके से सभी को। तो 2 जातियां होती है, एक तो होती है एससी, एक होती है एसटी। ठीक है, इन 2 को याद रखिए आप। एससी होती है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और ये होती है शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति। तो आप देखिए कि एस से आपको क्या बनाना है, साइन, और सी से क्या बनाना आपको, कोस। तो इनके ऊपर स्क्वायर लगा दें और प्लस लगा दें, बराबर में 1। ये पहली सर्व समीकरण, यानी एस सी से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। एस टी से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब एस से सेक, टी से टेन। तो सेक और टेन हो गया। इनमें याद रखना माइनस आएगा दोनों में, साइन कोस पहले शुरुआत में प्लस, बाकियों में माइनस। तो आप कहोगे सर 4 तो हो गए, एस सी से साइन कोस हो गया, एस टी से सेक टेन हो गया। तो अब बचे क्या, 2। दोनों कौन से बच गए, सी सी, यानी कोसेक और कोट बच गए।
तो आप बताइए, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं या बड़ी में से छोटी? बड़ी में से छोटी, तो बड़ा नाम क्या है? कोसेक। कोसेक में से आप कोट को घटा दें। यानी आप इतना याद रखें, SC ST CC तीनों सर्व समीकरण याद हो जाएगी। SC से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तीनों में लगता है ये बराबर 1। तो इस प्रकार आप अच्छी तरीके से इन सर्व समीकरणों का अध्ययन करें और इनको याद करें। ये आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और इनसे आपके जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चनों में ये चाहिएगी। कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो इन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित होता है। तो आप जरूर देखें। इसके आगे अभी हम आगे और कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे पूरक कोण। पूरक कोण कि पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, कक्षा 6 में आपकी पढ़ी हुई है। मैं एक बार और आपको याद दिला देता हूं कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लो एक कोण है 50 डिग्री, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 40 डिग्री। क्योंकि दोनों का अगर योग करें तो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी एक कोण अगर 60 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री। यानी जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो परस्पर पूरक कोण होते हैं। तो इसमें मैं एक ट्रिग्नोमेट्री में आपके ये काम में आएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है ये तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री होता है ये समकोण का, मैंने सिंबल बना दिया ये। तो अब इसको अगर मैं थीटा बनाऊं, थीटा, तो ये कितना होगा आप बताओ? हाँ, 90 माइनस से थीटा, बिल्कुल राइट है। कैसे? अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीन कोणों का 180, इसमें से ये एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो पीछे कितने बच गए? 90। तो आप देखिए कि ये अकेला 90 का है, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री के। अब अगर मैंने मान लिया कि ये 30 डिग्री का है, यहाँ पर कितने डिग्री का है? 30 का, तो ये कितने का रह गया? कैसे ज्ञात करोगे? तो आप क्या करोगे? 90 में से क्या घटा दोगे? 30 घटा दोगे, यानी ये कितने का रह जाएगा? 60 डिग्री का। इसलिए इनको पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर आपको ये बता दिए हैं कि भाई पूरक कोण क्या होती है। इसी प्रकार एक होता है संपूरक कोण। संपूरक, वो आपके ट्रिग्नोमेट्री में काम में नहीं आता, लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो संपूर्ण को कहलाते हैं संपूर्ण कोण। तो देखिए कैसे संपूरक कोण कैसे कहलाते हैं। जैसे मान लो एक कोण 110 डिग्री का है, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री। तो इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो पूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। आपके ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में पूरक कोण काम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरक कोण को बताया है। ध्यानपूर्वक देखें इसको। पूरक और संपूरक कोण के बाद में अब हम पढ़ेंगे अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ये आपके दो प्रकार के कोण होते हैं, एक तो अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण। इसमें क्या अंतर होता है? दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अवनमन कोण कब बनता है? कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। यानी मान लो कि मैं किसी ऊपर कोई बिल्डिंग पर खड़ा हूँ और नीचे रोड पर कोई वस्तु जा रही है या कोई वस्तु पड़ी है, उसकी तरफ जब मैं देखूंगा तो अवनमन कोण बनेगा। और अवनमन कोण का दूसरा नाम अवनति कोण भी होता है। और उन्नयन कोण कब बनता है? उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। यानी कि जैसे मान लो हम पृथ्वी पर खड़े हैं और पतंग को उड़ा रहे हैं, तो पतंग की तरफ जब हमारी दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनाएगा वो उन्नयन कोण होगा। तो अवनमन कोण के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो थीटा बनाती है या कोण जो थीटा बनाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं।
मान लो कि हमारी दृष्टि ये ऊपर है और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इनके इसके साथ इस क्षैतिज रेखा के साथ हमारी ये दृष्टि रेखा जो कोण बना रही है ये, तो ये कौन सा है? अवनमन कोण। यानी ऊपर से नीचे की ओर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है, सदैव ध्यान रखें। यानी हम किसी पुल पर खड़े हैं और नीचे की ओर कोई नाव जा रही है, पानी के अंदर कोई नाव जा रही है, तो नाव पर हमारी जो दृष्टि रेखा और नाव के साथ जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। आप इतना ध्यान रखिए, ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन, अवनमन यानी नीचे की ओर, और उन्नयन यानी ऊपर की ओर। तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो, ये ध्यान रखना, आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण थीटा बनाता है वो अवनमन कोण होता है। क्योंकि हमारी आंख इस समय यहाँ पर है, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर है और वस्तु है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ये नीचे की ओर देखना पड़ेगा। तो ये तो क्षैतिज रेखा है, सीधी रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं, और वस्तु के कारण ये नीचे, तो ये जो एंगल बना, ये जो कोण बना, ये कौन सा है? अवनमन कोण। और उन्नयन कोण होता है, इसका विपरीत हो जाता है, वो ऊपर की तरफ बनता है, उसे उन्नयन कोण या उनतास कोण कह देते हैं। तो आप ध्यान रखना, उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। अवनमन कोण आपके समझ में आ गया, अभी मैं उन्नयन कोण और आपको बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण। इससे पहले हमने पढ़ा था अवनमन कोण, ये है उन्नयन कोण। अवनमन कोण में हमने पढ़ा कि जब हमारे नेत्र ऊपर हो और कोई वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण होता है। ये उसके विपरीत होता है कि यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, यानी ऊपर की ओर हो तो उन्नयन कोण, और नीचे की ओर हो तो अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण थीटा बनाती है उसे उन्नयन या उन्नति या उनतास कोण कहते हैं। 90% तो उन्नयन लिखा हुआ आएगा, लेकिन कई जगह उन्नति या उनतास भी लिखा हुआ आता है, तो उसको आप उन्नयन कोण ही माने। इसमें क्या होता है, हमारे नेत्र यानी हम नीचे होते हैं। जैसे मान लो कि मैं कोई रोड पर खड़ा हूँ और मेरे पास में कोई बिल्डिंग है, उसकी छत पर कोई आदमी खड़ा है, तो मैं उसकी तरफ देखूंगा तो ऊपर की ओर देखूंगा। यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका नेत्र है ये, और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो वो उसको देखने के लिए ऊपर की ओर देखेगा। यानी ये तो होगी क्षैतिज रेखा और ये होगी दृष्टि रेखा। अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो एंगल, यानी कोई पतंग उड़ा रहे हैं या कोई हवाई जहाज जा रही है उसकी तरफ देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण या उन्नति या उनतास कोण बनेगा। कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। आप देख लो, अवनमन यानी नीचे की ओर, उन्नयन यानी ऊपर की ओर। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनते हैं दोनों के अंदर। तो आप ये पूरक कोण, संपूरक कोण, उन्नयन, अवनमन कोण, सर्वसमीकाएं मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। इससे पहले के सूत्र आप, इससे पहला वीडियो आप जरूर देखना। अगर आप ये 2 वीडियो की चीजें याद कर लेते हैं, मेरे बताए हुए तथ्य याद कर लेते हैं, तो त्रिकोणमिति के ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लगभग पूरे समझा दिए। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करें। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया या समझाया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।